हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने यार दोस्तों के लिए शेयर करें और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाए। आप पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आप अपने छोटे स्तर से लेकर के और बड़े स्तर तक पढ़ेंगे, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या उसके बारे में अपन बेसिक रूप से चल करके और विस्तार तक जाएंगे। ध्यान से सुने। यदि अपन बात करें पाचन तंत्र की तो पाचन तंत्र के जो प्रमुख अंग होते हैं जिनमें अपन पढ़ते हैं, मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय। ये आपके पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, जिनमें अपन कह सकते हैं माउथ कैविटी या मुख, फेरिंक्स, ग्रसनी, ईसोफेगस, ग्रासनली, और एक अपन पढ़ेंगे आमाशय, स्टोमच, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और एक अपन पढ़ेंगे मलाशय या रेक्टम। ध्यान रखना है, मुख से प्रारंभ होकर और मल द्वार तक इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से आहार नाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? आहार नाल। हमको ध्यान रखना है कि मुख गुहा से प्रारंभ होकर के और मल द्वार तक इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से अपन कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर या लगभग 32 फीट होती है। अपन कह सकते हैं कि जो आहार नाल है, आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 8 से 10 मीटर होती है और यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर के और मल द्वार तक जाती है। पाचन की क्रिया में जो सहायक अंग होते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं होठ है, होठ, दांत और जीभ, ये हमारे सहायक अंग है जो पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। और एक अपन पढ़ेंगे कुछ सहायक ग्रंथियां, जैसे सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, लाल ग्रंथि, एक लीवर यकृत ग्रंथि है, और एक अपन पढ़ते हैं पेनिक्रियाज अर्थात अग्नाशय ग्रंथि। तो ध्यान रखना है, ये तो अपन केवल बेस है कि पाचन तंत्र है क्या। पाचन का मतलब होता है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना, और पाचन तंत्र के अंतर्गत जो आने वाले अंग हैं मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार होता है। मुख गुहा से लेकर के और मलद्वार तक इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर या 32 फीट होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो सहायक अंग होते हैं जिनमें अपन पढ़ेंगे होठ, दांत और जीभ, और एक अपन पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां जिनमें लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड होती है, और यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इससे आगे अपन इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख या माउथ कैविटी। मुख और माउथ कैविटी में आपको क्या याद रखना है? देखिए भाई, मुख में सबसे पहले आता है होठ। होठ कैसे अंग है? मांसल अंग है, मांसपेशियों के बने होते हैं और ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना है, होठ का प्रमुख कार्य होता है भोजन को पकड़ने का। दांत, ये क्या कार्य करते हैं? तो दांत के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि दांत हैं क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और दंत सूत्र क्या होता है। तो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यदि अपन दांतों की बात करें तो दांतों के बारे में हमको क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहली बात कि दांत किसके बने होते हैं? तो अपन कहते हैं दांत बने होते हैं कैल्शियम के और फास्फोरस के। दांत जिस गर्तनुमा आकृति या गड्ढेनुमा आकृति में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उनको मसूड़े कहा जाता है। अपन कह सकते हैं कि दांत जिन गड्ढेनुमा आकृतियों में स्थित होते हैं उनको मसूड़े कहते हैं। दांतों के ऊपर पाई जाने वाली परत
दंतवल्क या एनेमल कहलाती है और यह मानव शरीर का सबसे बड़ा मतलब सबसे मजबूत भाग होता है। दांतों के ऊपर पाई जाने वाली परत, अपन कह सकते हैं कि दांतों के ऊपर पाई जाने वाली जो परत होती है एनेमल, यह मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। किसका बना होता है तो अपन कह सकते हैं कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसे दंतवल्क भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मानव में दांत पाए जाते हैं तो हम कहते हैं मानव में दांत द्विवार दंती होते हैं। द्विवार दंती, इसका मतलब क्या होता है कि मानव में दांत जीवन में 2 बार उगते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांतों को अपन कहते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत कहा जाता है और स्थायी दांतों को अपन कहते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत या दूध के दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो अस्थायी दांत होते हैं जिनकी संख्या 20 है और द्विवार दंती दांतों की संख्या भी 20 होती है। आपसे किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में पाए जाने वाले जो दांत है वो किस प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे कि द्विवार दंती दांत पाए जाते हैं, जीवन में 2 बार उगते हैं। दांत जिस गड्ढी नुमा आकृति में स्थित होते हैं उनको अपन मसूड़े कहते हैं। दांत किसके बने होते हैं तो अपन कह सकते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं और ये कैल्शियम फास्फेट की जो संरचना होती है दांतों के ऊपर पाई जाने वाली परत होती है जिसे अपन दंतवल्क या एनेमल कहते हैं। एनेमल क्या है तो एनेमल मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। ध्यान रखना है सबसे मजबूत भाग पूछा जाता है तो अपन कहते हैं दांतों का एनेमल, और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है तो अपन कहते हैं जबड़े की अस्थि। ध्यान रखें द्विवार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। जो दांत अपन पढ़ते हैं कि मानव में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं तो अपन कह सकते हैं मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। मतलब जो दांत होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं जिनमें अपन पढ़ेंगे कृतनक है, रदनक है, अग्रचवर्णक है और चवर्णक। इंफीरियर कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर। ध्यान रखना है इनकी संख्या एक जबड़े में, इनकी जो संख्या होती है एक जबड़े में कितनी होती है तो अपन लिखते हैं 4, 2, 4, 6, मतलब 42, 46 कह सकते हैं कि एक जबड़े में इनकी संख्या 42, 46 होती है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं कृतनक दांत एक जबड़े में 4, रदनक दांत एक जबड़े में 2 और प्रीमोलर या अग्रचवर्णक दांत एक जबड़े में 4 और जो चवर्णक दांत होते हैं एक जबड़े में उनकी संख्या 6 होती है। अपन कह सकते हैं अब इनके कार्य पढ़े। कृतनक दांत काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। यदि अपन बात करें कि चूहों में कौन से दांत जल्दी वृद्धि करते हैं तो कृतनक दांत होते हैं, क्योंकि चूहा क्या कार्य करता है तो काटने व कुतरने का कार्य करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं रदनक दांत चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं और ये मांसाहारी जीवों में सबसे अधिक मजबूत होते हैं। या के अलावा अपन कह सकते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं दांतों से संबंधित दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है तो अपन कहते हैं दांतों का अध्ययन विज्ञान की डेंटोलॉजी शाखा में किया जाता है। और यदि और कछु भी यदि आपसे पूछा जाता है कि दांतन के बारे में, जैसे फिजिक्स में कभी कभार पूछ लेता है कि दंत चिकित्सक दांतों का आकार बड़ा करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करता है तो अपन कहते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो दांत होते हैं दांतों से संबंधित होने वाला रोग डेंटल कैरीज या दंत क्षय नामक रोग भी होता है। तो ये तो आपने पढ़े दांत विस्तार से। ध्यान रखना है जो दांत के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है इसके अलावा आपसे पूछ सकता है दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है अपन लिखेंगे ICPM बटे ICP और M इंटू 2। मतलब अपन कह सकते हैं I का मतलब इंफीरियर कैनन, प्रीमोलर और मोलर, और नीचे भी इंफीरियर कैनन, प्रीमोलर और मोलर, और इनको लिखते हैं 21, 23 और गुणा में 2।
अपन कह सकते हैं कि जैसे 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, और नीचे भी इसी प्रकार 16, 16 और 16 32 दांत कुल मानव में पाए जाते हैं। तो दंत सूत्र विशिष्ट ध्यान रखना है, ICPM बटे ICPM 21 23 21 23 गुणा में 2। तो ये आपने पढ़े दांत। इसी क्रम में अपन जो अगला अंग पढ़ेंगे मुख में। अपन केवल मुख पढ़ रहे हैं। मुख में होठ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, दांत पाए जाते हैं जिनके कार्य अपन पढ़ चुके हैं कि कृतनक, रुदनक, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक, काटने और कुतरने का, तो कृतनक चीरने फाड़ने का, रदनक और चबाने का, तो अग्रचवर्णक और चवर्णक। संख्या 42 40, 4 2 4 है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि दंत सूत्र, तो ICPM बटे ICPM 21 23 21 23 गुणा में 2। आगे देखिए अपन पढ़ेंगे जीव। जीव का अग्रभाग, कौन सा भाग? अग्रभाग होता है स्वतंत्र। यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कैसा अंग है जीव? तो अपन कह सकते हैं मांसल अंग होता है। मांसल अंग का होता है, जैसे अपन से भाई आप भाषा में अपन सुनते हैं कि भाई मांस की जीव आप हर को हिला देता है, अर्थात अपन वैसे भी अपन कह सकते हैं कि जो जीव होती है मांसल अंग होता है, मांसपेशियों का बना होता है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र अवस्था में होता है। कहने का मतलब अपन अपनी जीभ को अपने पूरे मुख में घुमा सकते हैं, जबकि पश्चभाग जुड़ा होता है। किसकी सहायता से जुड़ा होता है? तो अपन कहते हैं कि फेनुअल लिंगुअल की सहायता से जुड़ा होता है। तो जो जीव है उसका जो पश्चभाग होता है फेनुअल लिंगुअल की सहायता से जुड़ा होता है, और इसमें पाई जाती है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और यह स्वाद कलिकाओं की सहायता से स्वाद बताने का कार्य करती है, यह भोजन को मिलाने का कार्य करती है वो। इसके अलावा जो अपना अगला अंग है अपन पढ़ेंगे ग्रसनी की। ग्रसनी क्या है? देखिए, ग्रसनी मुख्यतः ग्रास नली और श्वास नली को आपस में अलग करती है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो ग्रास नली तक भोजन को, मुख से ग्रास नली तक भोजन को पहुंचाने का कार्य ग्रसनी करती है, जिसे अपन फेरिंग्स कहते हैं। यह ग्रसनी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी। यदि अपन बात करें कि यह जो ग्रसनी होती है कंठ ग्रसनी के पास, अर्थात ग्रास नली जो श्वास नली होती है इसके पास पाया जाता है एक ऊतकों का पल्ला या घाटीदार ढक्कन कह सकते हैं, ऊतकों का पल्ला कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है ध्यान रखें। एपिग्लोटिस या अपन इसे कह सकते हैं घाटीदार ढक्कन, या अपन कह सकते हैं ऊतकों का पल्ला। कि एपिग्लोटिस क्या है? तो यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अपन कह सकते हैं कि भोजन इसकी सहायता से मतलब सीधा ग्रास नली में जाता है और श्वास नली में हमारी भोजन नहीं जा सकता है। कभी कभार क्या होता है, आप देखते हैं कि ये जो घाटीदार ढक्कन होता है खुल जाता है। यदि मान के चलिए हमको फंदा लग जाता है तो आप देखते हैं कि जो पानी है वो नाक में होकर के बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो अपन कह सकते हैं कि जो एपिग्लोटिस होता है घाटीदार ढक्कन, यह खुल जाता है। यह किसका बना होता है? तो अपन कह सकते हैं ऊतकों का बना होता है। ये आपने पढ़ी ग्रसनी। अगला अंग अपन पढ़ेंगे ईसोफेगस, या अपन कह सकते हैं ग्रास नली। जैसे अपन पढ़ रहे हैं ग्रास नली, ग्रास नली को अपन कहते हैं ईसोफेगस। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अंग होगा की स्थिति जानिए कि वह कहां से कहां तक पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि यह कंठ ग्रसनी से प्रारंभ होकर और वक्ष स्थल को पार करके, मतलब वक्ष स्थल से होते हुए डायाफ्राम को पार करती है, अर्थात मध्यपट को पार करती है और पहुंच जाती है आमाशय के पास। ध्यान रखें, यह कंठ ग्रसनी से, कहां से? कंठ ग्रसनी से
कहां से होते हुए, वक्ष गुहा से होते हुए मध्य पट को पार कर। मध्य पट का मतलब होता है डायाफ्राम को पार कर और आमाशय तक जाती है। अपन कह सकते हैं इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कैसी नली है, तो अपन कह सकते हैं पेशीय नली होती है। पेशीय नली होती है। अपन कह सकते हैं कि इसकी आंतरिक भित्तियों पर पाई जाती है श्लेष्मा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। और ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या कार्य करती है, ध्यान रखें, ये करती है तरल पदार्थ स्रावित। तरल पदार्थ अर्थात श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा का क्या करती है? स्राव करती है। और भोजन को बोलस के रूप में, बोलस का मतलब होता है पिंडक के रूप में, आसानी से और आमाशय तक पहुंचाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं भोजन की किरमा कुंचन गति, किरमा कुंचन गति कराने का कार्य कौन करता है? श्लेष्मा ग्रंथि। और ये किस अंग में होती है? तो ग्रास नली में। ध्यान रखें, ग्रास नली कहां से कहां तक? कंठ ग्रसनी से प्रारंभ होकर और वक्ष गुहा से होते हुए मध्यपट को पार करके और यह आमाशय तक जाती है। और जो आमाशय है में पहुंचने के बाद ध्यान रखना विशेष कि यह जो ग्रंथि है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंट, यह जो अंग होता है यह अंग लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। तरल पदार्थ का स्राव होता है जो भोजन को किरमा कुंचन गति कराने में सहायक होता है। जैसे ही तरल पदार्थ स्रावित होते हैं तो जो भोजन होता है वह पिंडकों के रूप में और आसानी से होता हुआ और आमाशय तक पहुंचता है, जिसे अपन कहते हैं भोजन की किरमा कुंचन गति। कहाँ होती है? तो ग्रास नली में होती है। आगे अपन अगला अंग पढ़ने जा रहे हैं। स्टोमच कह सकते हैं, उदर या पेट कह सकते हैं, या आमाशय। इसी क्रम में आमाशय की बात करें तो आमाशय क्या है और कहाँ पाया जाता है? देखिए, आमाशय पाया जाता है वैसे जो डायफ्राम होता है उसके पीछे की ओर, या अपन कह सकते हैं कि ग्रास नली और छोटी आंत के मध्य पाया जाता है। आकृति कैसी होती है? तो अपन कह सकते हैं अंग्रेजी के अक्षर जे आकार की आकृति होती है। और यह भोजन को धारित करने की जो क्षमता होती है यह 3 से 4 लीटर भोजन को धारित कर सकता है। और इसमें लगभग भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अपन कह सकते हैं कि जो आमाशय है, आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं जिसमें अपन पढ़ते हैं कार्डियक, फंडिश, जठर निर्गमी। ये आमाशय की संरचना है कि जो आमाशय है अंग्रेजी के अक्षर जे आकार का होता है। ये जो भाग होता है कार्डियक भाग है, ये जो भाग है फंडिश भाग हो गया, और ये हो गया आपका जठर निर्गमी। ध्यान रखना है, कार्डियक भाग के ऊपर ये जो अवरोधनी है इसे अपन कहते हैं ग्रासनाल अवरोधनी, और जठर निर्गमी भाग के पास जो ये अवरोधनी है इसे अपन कहते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी कहते हैं। ध्यान रखें, क्या कार्य करती है? ग्रासनाल अवरोधनी जैसे ही भोजन आमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचता है इसमें पाई जाती है ऑक्सेंटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? ऑक्सेंटिक कोशिका। और ये करती है HCl अम्ल का स्राव और भोजन को अम्लीय बना देती है। अर्थात भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य ऑक्सेंटिक कोशिका HCl अम्ल का स्राव करती है, कार्डियक भाग से होता है। ध्यान रखें, उसके बाद जो भोजन है फंडिश भाग में पहुंच जाता है, और फंडिश भाग में पहुंचने के बाद जो भोजन है वह पहुंचता है अगले भाग में जठर निर्गमी भाग में। और जठर निर्गमी भाग में पाइलोरिक ग्रंथि या जठर निर्गमी ग्रंथि पाई जाती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं, और ये भी भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करती हैं। ध्यान रखना है मुख्यतः कि जो आमाशय अपन पढ़ रहे हैं इसके ऊपर कार्डियक भाग के ऊपर ग्रासनाल अवरोधनी, जठर निर्गमी भाग के नीचे जठर निर्गमी अवरोधनी,
ध्यान रखना है। ग्रासनाल अवरोधनी जो भोजन होता है, कौन सा भोजन, अपन कह सकते हैं यह अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। तो ग्रासनाल अवरोधनी का काम हो गया कि यह अम्लीय भोजन को और ग्रास नली में जाने से रोकती है, जबकि जठर निर्गमी अवरोधनी छोटी आंत में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ उसे सीधे ही अगले अंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। यह जो जठर निर्गमी अवरोधनी है थोड़ा थोड़ा करके और भोजन को छोटी आंत में पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये आपने पढ़ा आमाशय कि आमाशय है क्या। इसी क्रम में अपन अगला अंग पढ़ने जा रहे हैं, छोटी आंत। अभी आप केवल पाचन तंत्र की संरचना पढ़ रहे हैं, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र की क्रियाविधि, और उसके पहले अपन पढ़ेंगे कि पाचन में एंजाइमों का महत्व क्या होता है, तब आपका लगभग पाचन तंत्र समाप्त होता है। तो अभी केवल अपन इन तंत्रों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कौन से अंग कहाँ स्थित होते हैं और नॉर्मल तरीका से उनके कार्य क्या हैं, उन्हें अपन जान रहे हैं। अगला अंग अपन पढ़ रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में हमको ध्यान रखना है विशेषतः कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है यह औसतन 6 से 7 मीटर होती है और यह आमाशय और बड़ी आंत के मध्य पाया जाता है। ध्यान रखना, यह आकार में बड़ी आंत से बड़ी लेकिन चौड़ाई में बड़ी आंत से छोटी होती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होती है, जिसके कारण उसे बड़ी आंत कहा जाता है, और इसकी लंबाई अधिक लेकिन चौड़ाई कैसे होती है, कम होती है। देखें, यह मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है, ग्रहणी भाग, इसके अलावा अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। सर्वाधिक पोषक पदार्थों का पाचन कहाँ होता है, तो हम कहते हैं ग्रहणी भाग में होता है। जितने भी रासायनिक एंजाइम हैं उनका जो पाचन हो रहा है वो ग्रहणी भाग में होता है। और अगला जो भाग है अग्र क्षुद्रांत, दूसरा भाग होता है, इसमें पचित भोजन का अवशोषण होता है। जो भोजन पच गया है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं छोटी आंत तो अपन पढ़ेंगे कि छोटी आंत की आंतरिक भित्तियों में पाई जाती हैं उंगली नुमा संरचनाएं, जिनको हम कहते हैं दीर्घ रोम या रसांकुर। दीर्घ रोम कह सकते हैं या कह सकते हैं रसांकुर। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर या आंतरिक भित्तियों पर पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं, दीर्घ रोम या रसांकुर कहलाती हैं। ये पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। जो भोजन इनमें पचित नहीं होता है अगले भाग के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। ध्यान रखें, ग्रहणी भाग में एंजाइम पाचन की क्रिया करते हैं, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण हो रहा है। यदि अपन बात करें छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है जिसे अपन कहते हैं क्षुद्रांत, यह मुख्यतः पित्त लवण, जो पित्त रस होता है, यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए, पित्त रस के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि पित्त रस का निर्माण यकृत ग्रंथि में होता है, पित्त रस का स्राव यकृत ग्रंथि से होता है, और पित्त रस का संचय यह कहाँ होता है, तो अपन कह सकते हैं पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, और अपन कह सकते हैं पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है। ये तो अपन कहते हैं कि ये जो वर्णक हैं ये पित्त लवण होता है, और इन पित्त लवण और जो विटामिन है उनका अवशोषण कौन करता है, तो अपन कह सकते हैं छोटी आंत का अंतिम भाग क्षुद्रांत करता है। जब यदि मान के चलिए कि अगर क्षुद्रांत से पाचन नहीं होता है तो उनका पाचन कौन करता है, तो क्षुद्रांत करता है। और यदि मान के चलिए कुछ पदार्थ जटिल होते हैं जिनका पाचन क्षुद्रांत भी नहीं कर पाती है, तो उनको बड़ी आंत के लिए भेज दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से अपन कह सके कि छोटी आंत जो है इसकी जो प्रक्रिया है, लंबाई याद रखनी है 6 से 7 मीटर,
यह लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी एवं चौड़ाई में छोटी होती है। अपन कह सकते हैं, ध्यान रखना है विशेषता जो याद रखना, जो कोई फैक्ट होते हैं जैसे पित्त, लवण और विटामिन है, इनका अवशोषण कहाँ हो रहा है तो अपन कह सकते हैं क्षुद्रांत में होता है। और सर्वाधिक पोषक पदार्थों का पाचन कहाँ होता है तो अपन कह सकते हैं कि ग्रहणी भाग में होता है। और उनका अवशोषण कहाँ होता है तो अपन कह सकते हैं कि यह मुख्यतः जो मध्य का भाग होता है अग्र क्षुद्रांत में होता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्तियों में पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचनाएं दीर्घ या रसांकुर कहलाती हैं, जो पचे हुए भोजन का क्या करती है, अवशोषण करती है। ध्यान रखें, इनसे प्राप्त भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अपन कह सकते हैं कि रक्त में मिला दिया जाता है, जिसे अपन स्वांगीकरण की घटना कहते हैं, जिसे अपन पाचन की जब क्रिया विधि पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे कि स्वांगीकरण की घटना क्या होती है। अच्छा, इसके अलावा अगला अंग जो अपना है बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात करें, यह पाई जाती है तो अपन कहेंगे छोटी आंत और मलाशय के मध्य होती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह उस भोजन का पाचन करती है जिसका पाचन छोटी आंत नहीं कर पाती है। इसमें पाए जाते हैं कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो किण्वन की क्रिया के द्वारा जटिल पदार्थों को भी सरलीकृत कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसकी जो संरचना है अपन कह सकते हैं कि उल्टे यू आकार की होती है, उल्टे यू आकार की होती है। अपन कह सकते हैं कि इसके दो भाग होते हैं, अंधनाल और बृहदांत्र होते हैं। यदि अंधनाल की बात करें, अपन कह सकते हैं कि अंधनाल वह भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ता है, और अपन कह सकते हैं इस भाग में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण का होता है तो अपन कह सकते हैं कि इस भाग में होता है जो अंधनाल होता है। उसके बाद जो अपचित भोजन होता है बृहदांत्र में जाता है। बृहदांत्र के जो दाईं भाग होता है, अपन कह सकते हैं बृहदांत्र की लंबाई लगभग 1.3 मीटर होती है। लगभग कितनी होती है तो 1.3 मीटर होती है। और इसके दाहिनी ओर एक नली पाई जाती है, 4 से 5 इंच की नली पाई जाती है, और इसे अपन कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। कृमि रूपी परिशेषिका का मतलब होता है, अपन इसे कह सकते हैं अपेंडिक्स। देखिए, वैसे कोई काम की नहीं होती है लेकिन डिस्टर्ब बहुत करती है, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है। तो ध्यान रखें कि बृहदांत्र के दाईं ओर पाई जाती है कृमि रूप परिशेषिका, जिसे अपन अपेंडिक्स कहते हैं। आगे अपन कह सकते हैं जो बृहदांत्र है इसे भी अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए वे कौन कौन से भाग हैं, 4 भाग अपन कह सकते हैं। जैसे एक होता है आरोही, नंबर 2 अवरोही, नंबर 3 सिग्माकार, और जो नंबर 4 है अपन पढ़ते हैं अनुप्रस्थ। मतलब बृहदांत्र को भी 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें अपन आरोही, अवरोही, सिग्माकार और अनुप्रस्थ पढ़ते हैं। लंबाई याद रखनी है, कारण का विशेष कुछ नहीं है। अपन कह सकते हैं कि इनकी जो लंबाई होती है इसकी 15, इसकी 25, 15 और 25 40, तो अपन कह सकते हैं इसकी 40 होती है और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर में होती है। मतलब इनकी जो लंबाई होती है 15, 25, 40, 15 और 25 कितने होते हैं 40 और 50। तो अपन कह सकते हैं आरोही, अवरोही और सिग्माकार और अनुप्रस्थ बृहदांत्र के 4 भाग होते हैं और इनकी लंबाई इस क्रम में होती है। उसके बाद जो भोजन होता है, अपचित जो भोजन होता है मलाशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है, जैसे अपन कहते हैं रेक्टम। एक बार उसे भी सुने। देखिए, आपने कहा कि रेक्टम है अर्थात मलाशय। भाई मलाशय
एक थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थों का भंडारण रहता है, मतलब अवशिष्ट पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और इनका ये जो इसका भाग होता है, अंतिम भाग, उससे जुड़ी होती है गुदानाल। गुदानाल जुड़ी होती है और गुदानाल में पाई जाती है संवर्णी पेशी, और संवर्णी पेशी ही मल का त्याग कराने में सहायक होती है, अर्थात आसानी से मल त्यागने में सहायक होती है। आसानी से मल त्याग में सहायक होती है संवर्णी पेशी गुदानाल में पाई जाती है। तो आपने पढ़ा कि पाचन तंत्र है क्या, मतलब केवल आपने उसकी रूपरेखा पढ़ी है और अभी से अपन इसमें एक ग्रंथि रह गई है आपकी, ग्रंथि जो थोड़ा बहुत आपको पढ़नी है, जैसे यकृत है, लाल ग्रंथि है, एक अपन पढ़ेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि है, तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपन को जानना जरूरी है, क्योंकि अगला जो अपना पार्ट आने वाला है उसमें अपन पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि, चित्र समेत समझेंगे कि पाचन की क्रियाविधि क्या है, और एक अपन पढ़ेंगे उसमें पाचन में एंजाइमों का महत्व, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कंपटीशन लेवल एंड जो 10th बोर्ड की जो एग्जाम होती है उनके लिए। अपन पढ़ रहे हैं लाल ग्रंथि, और लाल ग्रंथि के बारे में आपको ध्यान रखना है विशेष कि लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मुख में पाई जाती है। कितने भाग होते हैं, तो 3। कौन कौन से अपन पढ़ेंगे कि अधोजंब और अधोजिह्वा और कर्णपूर। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे और कान से पहले ये श्लेष्मा या तरल पदार्थ का स्राव करते हैं, जो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। अपन को ध्यान रखना है यह ग्रंथि टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का स्राव करती है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, और यह कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा में ही कर देती है। इसके बारे में केवल इतना याद रखना है कि लाल ग्रंथि मुख में पाई जाती है, 3 प्रकार की होती है, अधोजंब जीभ के ऊपर, अधोजिह्वा जीभ के नीचे, कर्णपूर कान से पहले। यह श्लेष्मा का क्या करती है, स्राव करती है, और अपन कह सकते हैं कि यह जो ग्रंथि है लसलसा पदार्थ स्रावित करती है, तरल पदार्थ स्रावित करती है, और यह मुख्यतः टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, और यह कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख में ही कर देती है। अपन अगली ग्रंथि पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि। देखिए यकृत ग्रंथि क्या है, यदि अपन बात करें यकृत ग्रंथि की, तो अपन को ध्यान रखना है कि यकृत को अपन कह सकते हैं लिवर, कह सकते हैं, क्या कहते हैं, लिवर। देखिए कि यकृत ग्रंथि पाई जाती है, अपन कहते हैं कि दाईं ओर पाई जाती है। किधर पाई जाती है, दाईं ओर। क्या कार्य करती है, बातें पहले ध्यान रखिए। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अपन कहते हैं यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी पूछे तो यकृत, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछी जाती है तो थायराइड, मानव शरीर की सबसे छोटी पूछी जाती है तो अपन कहते हैं पीयूष, और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछी जाती है तो अपन कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि होती है। ध्यान रखना है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त लवण का निर्माण करती है, पित्त लवण का निर्माण करती है और श्राव भी करती है, श्रावित भी करती है। ध्यान रखना है यह पित्त लवण का निर्माण करती है और उसका श्राव भी करती है। अपन कह सकते हैं पित्तरस का निर्माण कौन करेगी, यकृत, पित्तरस का श्राव करेगी यकृत। पित्तरस संचित रहता है तो पित्ताशय में, ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। पित्तरस की प्रकृति होती है तो अपन कह सकते हैं पित्तरस होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, रंग पीला होता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो यकृत ग्रंथि होती है
यकृत ग्रंथि के बारे में अपन को ये भी याद रखना है कि यह वसा में घुलनशील विटामिन का संचय करती है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, देखिए विटामिन वाला टॉपिक अलग से अपन पढ़ते हैं और विस्तार से अपन पढ़ेंगे कभी विटामिन, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि यह विटामिन जो वसा में घुलती है उनका संचय करती है, और वे विटामिन है आपकी ए, डी, ई और के, ये विटामिन का संचय करती है। ध्यान रखना है पित्त लवण जो होता है इसमें पाए जाते हैं यूरोक्रोम और यूरोबिलिन पाए जाते हैं, और यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला और यूरोबिलिन के कारण मल का रंग पीला होता है। ये आपकी है यकृत ग्रंथि, ठीक है। और अगली ग्रंथि अपन पढ़ेंगे इसी क्रम में अग्नाशय ग्रंथि। देखिए अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अपन कहते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है मुख्यतः, जैसे आपने कहा कि अग्नाशय लिख दिया, भाई अग्नाशय ग्रंथि है, देखिए यह पाई जाती है तो आप कहते हैं यह आमाशय और छोटी आंत के मध्य होती है, छोटी आंत के मध्य। अच्छा ठीक है। उसके अलावा अपन कह सकते हैं कि यह जो ग्रंथि होती है अग्नाशय, यह पत्ती के आकार या उल्टे यू आकार की होती है, पत्ती के आकार व उल्टे यू आकार की होती है, ठीक है। इसमें पाया जाता है लैंगरहैंस द्वीप। कौन सा हैंस द्वीप? लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है, और इसकी जो लैंगरहैंस द्वीप की जो अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती हैं वे स्रावित करती हैं हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इससे जो एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे अब कुछ एंजाइमों के नाम अपन पढ़ेंगे, जैसे जो शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं सुक्रेस एंजाइम हैं, और या के अलावा लैक्टोज एंजाइम है, उनके बारे में जब पढ़ेंगे एंजाइमों का महत्व, तो अपन इसके बारे में और विशेष जानेंगे। जब तक कि ध्यान रखना है कि यह ग्रंथि आमाशय छोटी आंत के बीच में पाई जाती है, पत्ती के आकार में यू आकार की पाई जाती है, और अपन कह सकते हैं कि यह जो ग्रंथि होती है मुख्यतः इसमें पाया जाता है लैंगरहैंस द्वीप, और यह पाचक एंजाइमों का स्राव करती है। ध्यान रखें ये पाचक एंजाइम छोटी आंत में जाकर ही कार्य करते हैं। तो ये आपकी जो क्लास थी पाचन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा, और पाचन तंत्र के जो प्रमुख अंग थे, मुख से लेकर के जो आहार नाल पूरी थी मलद्वार तक, उसके अलावा उसके जो सहायक अंग थे और उसकी जो सहायक ग्रंथियां थी, आपने एक एक करके पढ़ा। तो हमारी जो क्लास आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें, और आप हमारी अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जो अगली क्लास इसका जो पार्ट अगला आ रहा है, अपन पढ़ेंगे जय प्रक्रम का पार्ट नंबर 3 और पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 2 जो अगली क्लास में आने वाला है, जिसमें अपन पढ़ेंगे पाचन की क्रिया विधि और पाचन का एंजाइम जो होते हैं, पाचन में एंजाइमों का जो महत्व होता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।